Hi everyone, welcome to Prep IAS. This is a continuation class of Science and Technology जिसमें हम Information Technology को continue करने वाले हैं. लास्ट क्लास में हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे एंड आज की क्लास में हम उसी के आगे कुछ कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर वी स्टार्ट द कोर्स मैं आपको बता दूं ये 3 मंथ्स फ्री क्रैश कोर्स है यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए जो शुरू हुआ था 17 मार्च को और 20 जून तक चलेगा. कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको इसमें मिलेगा, सीसैट इसमें इंक्लूडेड है. स्टडी मटेरियल और नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. फैकल्टी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इसके साथ साथ जो डिटेल शेड्यूल है और रजिस्ट्रेशन लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं क्लास. आज का फर्स्ट टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए, क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे. तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जैसे आपने बिटकॉइन सुना होगा, अभी भी बहुत ज्यादा न्यूज में है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसीज की शुरुआत के साथ. जो बिटकॉइन है उसकी शुरुआत के बाद ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा न्यूज में है. आज अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मल मार्केट्स हैं, जैसे नॉर्मल बिजनेस होता है, उस नॉर्मल बिजनेस के आइडिया को पूरी तरीके से तोड़ दिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने. अब ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है, ठीक है. एक्सेल शीट में आप अपने लैपटॉप में कुछ डिटेल्स फिल कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस के, जो आपने ट्रांजैक्शंस किए हैं उसकी डिटेल्स आपने फिल कर दी. लेट्स कॉल इट अ लेजर, इसको हम कहते हैं लेजर, ठीक है. अब मान लो यही एक्सेल शीट फाइल हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग कंप्यूटर्स में कॉपी की जाती है. जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, अलग अलग फ्रेंड्स हैं, उनके लैपटॉप में भी कॉपी कर दी मैंने, उनके कंप्यूटर्स में कॉपी कर दी, एक दूसरे से कनेक्ट करके, हमें पता नहीं, एक दूसरे से कंप्यूटर को कनेक्ट करके थ्रू अ नेटवर्क, फिर हमने इसको कॉपी कर दिया. अब जो ये लेजर है इस लैपटॉप में, ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बन जाता है, ठीक है. ये बाकी सबके पास भी है, तो ये क्या बन गया? डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर. अब मान लीजिए ये जो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, ये टेक्नोलॉजी के साथ कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि ये एक्सेल शीट रेगुलरली अपडेट होती है. जब भी आप या आपके फ्रेंड कभी भी अपडेट करेंगे तो ये रेगुलरली अपडेट होती है. जैसे आपने देखा होगा ना, गूगल शीट होती है, ठीक है. उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगी, मेरे गूगल शीट बनी हुई है, उसमें मैं कुछ भी चेंजेस करूंगी तो जिसके पास गूगल शीट है उसमें भी चेंजेस आपको दिख जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही. तो इसी को कहते हैं ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन एक सिंपल टर्म्स में एक डिजिटल लेजर है. लेजर अभी मैंने आपको बताया, लेजर एक्चुअली एक किताब होती है जिसके अंदर हमने कितना खर्चा किया है, कितना पैसा लिया है, इस सब के अकाउंट्स आपको मिलेंगे, ठीक है. ब्लॉकचेन उसी का एक डिजिटलाइज्ड फॉर्म है, एक डिजिटल फॉर्म है, डिसेंट्रलाइज्ड पब्लिक लेजर कहते हैं. सो दैट इज अ ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन का मतलब एक डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब सबके पास है, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन, और वो एक पब्लिक लेजर है जिसमें मुझे ये पता चलेगा कि कितना डेबिट और कितना क्रेडिट हुआ है. इसको कहते हैं ब्लॉकचेन. तो आप देख सकते हो ये आइडिया ब्लॉकचेन को डिफाइन करता है. यहां पर ये ओरिजिनल लेजर है, जो ओरिजिनल कॉपी थी वो ये है. इसी से ये कॉपी होती गई काफी सारे कंप्यूटर्स में. ये ब्लैक वाले कंप्यूटर्स, ये क्या है? ये ब्लॉकचेन का पार्ट है, जो एक करंट ब्लॉक है वो है. और ये पर्पल वाले क्या है, जो इस चेन के अंदर डायरेक्टली नहीं है, ये साइड में है, इनको कहते हैं ऑर्फन ब्लॉक्स, ठीक है. ये मेन चेन के बाहर होते हैं, इनको कहा जाता है ऑर्फन ब्लॉक्स. क्लियर? ये जो ब्लैक वाले हैं ये मेन चेन है, और जो ओरिजिनल वाला था ग्रीन वाला, दैट इज जेनेसिस ब्लॉक. ओके. तो जो ब्लॉकचेन है ये एक इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर है, मतलब इसको आप करप्ट नहीं कर सकते. मतलब इसमें मैं ऊपर नीचे छेड़खानी नहीं कर सकती कि मैंने यहां से थोड़ा गायब कर दिया, यहां से थोड़ा गायब कर दिया, ऐसा नहीं कर सकती. ये एक इनकरप्टिबल डिजिटल लेजर है ट्रांजैक्शंस का, जिसको आप किसी भी चीज को वर्चुअली रिकॉर्ड करने के लिए सबकी वैल्यूज आप इसमें रिकॉर्ड कर सकती हैं. जितने भी लिस्ट है रिकॉर्ड के ब्लॉकचेन में, हर लिस्ट को ब्लॉक कहा जाता है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये सारे क्या है? ये ब्लॉक्स है. तो हर लिस्ट को ब्लॉक कहा जाता है. तो ब्लॉकचेन क्या है? ये बेसिकली एक लिस्ट है रिकॉर्ड्स की जो बढ़ती जा रही है. राइट. अलग अलग ब्लॉक्स है इसके अंदर, वो ब्लॉक्स बढ़ते जा रहे हैं और एक दूसरे से लिंक्ड है और सिक्योर्ड है. इसको कहते हैं ब्लॉकचेन. अब सवाल उठता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किसने किया था? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया गया था बाय सतोशी नाकामोटो 2008 में. किसके लिए? ताकि बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा सके. वो जो क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, उसका इस्तेमाल किया जा सके.
इनका एम क्या था? इनका एम था कि एक डिसेंट्रलाइज्ड बिटकॉइन लेजर यानी कि ब्लॉकचेन होना चाहिए, जिससे जो यूजर्स हैं वो अपने मनी का कंट्रोल खुद बेसिकली खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने मनी के फ्लो को। कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी, गवर्नमेंट भी नहीं होगी जो उसको एक्सेस या मॉनिटर करेगी। मैं डायरेक्टली अपने मनी के फ्लो को कंट्रोल कर सकती हूँ। जो ये बिटकॉइन के क्रिएटर हैं संतोषी, ये बेसिकली आप देखोगे 2011 में ये गायब हो गए, और जो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था इसको सबके लिए उन्होंने छोड़ दिया। तो जितने भी बिटकॉइन के यूजर्स हैं वो इसको अपडेट कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। ब्लॉकचेन का इन्वेंशन बेसिकली बिटकॉइन के लिए किया गया था, ताकि पहला डिजिटल करेंसी बनाया जा सके जो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो। अब डबल स्पेंडिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपीज है, ठीक है। अब उस 10 रुपीज से मैंने मान लो कोई एक आइटम ए खरीद लिया, तो क्या अब मैं वही 10 रुपीज वापस से बी खरीदने के लिए यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेरे पास तो ए स्पेंड हो गया है। बट जब हम डिजिटल की बात करते हैं तो ऐसा तो हो सकता है कि मान लो मेरे पास एक कॉइन है, मैंने बोल दिया कि ये किसी और को मैंने दे दिया, बट उसी कॉइन से मैं सेम टाइम पे कुछ और खरीदने के लिए यूज कर लूं। तो इससे क्या कहते हैं? डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम कहते हैं। बिटकॉइन में इसको रोका जाता है। कैसे? कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला, बिटकॉइन में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने आपको एक कॉइन दिया है, ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन होगी ये जिसके पास भी बिटकॉइन लेजर है सबके पास अपडेट हो जाएगी कि मेरा एक बिटकॉइन आपके पास है और वो बिटकॉइन अब मैं यूज नहीं कर सकती। तो अब मैं उसको यूज नहीं कर सकती तो क्या होगा? डबल स्पेंडिंग नहीं होगी कि वो पर्सन भी यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रही हूँ, मैं ऐसे चीट नहीं कर पाऊंगी। तो बिटकॉइन बेसिकली इसी के लिए शुरू किया गया था, जो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और इसी से बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस भी बने हैं, बाद में इंस्पिरेशन बना है, ठीक है। बिटकॉइन बेसिकली एक तरीके से ऐसा है जैसे इंटरनेट ईमेल होगा इंटरनेट के लिए, बिटकॉइन ब्लॉकचेन के लिए बिल्कुल वैसा काम करता है जैसे ईमेल काम करता है इंटरनेट के लिए। जैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी में क्या है? ईमेल है, ठीक है, चैट सॉफ्टवेयर है, www यूज होता है। वैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्रिप्टो करेंसीज है, जैसे बिटकॉइन हो गया, ठीक है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी। तो इस तरीके से जिस तरीके से ईमेल इंटरनेट टेक्नोलॉजी के लिए, वैसे ही बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए है। 1990s में जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी जब अपने नेटिव स्टेज में थी, मतलब बिल्कुल शुरुआती स्टेज में थी, तब ईमेल इसका पहला मेजर एप्लीकेशन था। बाद में दूसरे एप्लीकेशंस भी आए, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया चैट सॉफ्टवेयर्स आ गए, www आ गया है ना, www डॉट समथिंग समथिंग, वी यूज लाइक दैट। सबसे पहले हमने ईमेल शुरू किया था, बाद में ये सारी चीजें आई। जो वेबसाइट्स हैं वो पॉपुलर हुए, जो लोगों ने चैट सॉफ्टवेयर्स बनाने शुरू किए, जैसे कि स्काइप है। और अब अगर आप अपने मोबाइल में देखते हो तो बहुत सारे एप्लीकेशन जो इंटरनेट को यूज करके चल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी शुरू हुई थी, जिसमें बिटकॉइन पहला एप्लीकेशन था विच वॉज यूज्ड, और बाद में बाकी क्रिप्टो करेंसीज भी आए जो ट्रेंड में आ गए, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अब बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन वोटिंग में यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा। अब नाउ लेट्स सी टेक्नोलॉजी वर्सेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपली अगर देखा जाए तो इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट की हेल्प से क्या होगा, कंप्यूटर्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन हेल्प करता है कि वो जो कंप्यूटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखे। और दोनों ही केसेस में बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इन कंप्यूटर्स को हमने टर्म दिया नोड्स। चाहे हम इंटरनेट की बात करें तो भी हमें कंप्यूटर्स की जरूरत है, ब्लॉकचेन की बात करें तो भी हमें कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। डिजिटल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली किस पे डिपेंडेंट है? फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट जनरेशन है डिजिटल रेवोल्यूशन का, वो इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन से आया था, ठीक है, इंटरनेट ऑफ इंफॉर्मेशन से आया था। सेकेंड जनरेशन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आया है, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट ऑफ वैल्यू आई। और उसके बाद एक नया प्लेटफॉर्म बना जो बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, पुराने ऑर्डर्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ब्लॉकचेन की बात करें अगर हम, तो ये एक बहुत बड़ा, एक तरीके से आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, जैसा हमने शुरुआत में पढ़ा था। एक डेटाबेस है जिसपे बहुत सारे डिवाइसेस चल रहे हैं, सबके लिए ओपन है ये। कोई भी अगर इसमें चेंजेस करता है, टाइटल्स में, डीड्स में, किसी भी तरीके की वैल्यू का अगर चेंज हो रहा है तो वो हर जगह आपको दिखाई देगा, ठीक है। ओके, अब यहां पर ट्रस्ट कैसे बनता है? थ्रू मास कोलैबोरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, मतलब गवर्नमेंट या बैंक्स इसमें कोई काम नहीं करते। मास कोलैबोरेशन है, लोग आपस में कोलैबोरेट करके, डायरेक्ट उनका कंट्रोल है, ना कि किसी थर्ड इंटरमीडिएट पार्टी का।
अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी है? इसके पीछे है प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, P2P नेटवर्क यानी कि पीयर टू पीयर नेटवर्क, और ब्लॉकचेन का प्रोटोकॉल प्रोग्राम। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत क्या थी? ब्लॉकचेन एक मैकेनिज्म है जिससे जितने भी लोग हैं उनको हाईएस्ट डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी मिल सके, हर कोई अपनी ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंटेबल हो सके, कोई मिस ट्रांजैक्शन नहीं होगा, ठीक है, ह्यूमन या मशीन एरर्स नहीं होंगे, जो एक्सचेंज हुआ है और जो एक्सचेंज नहीं हुआ है पार्टीज के सहमति से, वो सब उसमें डायरेक्टली आपको दिखेगा। सबसे ज्यादा क्रिटिकल एरिया बिटकॉइन का या ब्लॉकचेन का वो ये है कि इस केस में आपको क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी है वो रहेगी। वो क्या करता है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देगा, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन रजिस्टर में वो रिकॉर्ड हो रहा है, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है रजिस्ट्रेशंस के, रजिस्टर्स के, जहां जहां वो लेजर है, जैसे हमने देखा था ना, एक ओरिजिनल है और उसके साथ वो चेन में और बाकी सारे हैं, तो सिर्फ इसमें चेंज नहीं होगा, सब में साइमल्टेनियसली वो चेंज हो जाता है। तो बहुत ज्यादा एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ब्लॉकचेन के और बहुत सारे एप्लीकेशंस है। पहला, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी इंडस्ट्री में ऑब्वियस सी बात है कॉन्ट्रैक्ट्स मेन उसका रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, रियल एस्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, एंटरटेनमेंट है, सब में आप देखेंगे एक उनके पास एक प्रॉपर वे होना चाहिए जिससे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अपडेट, मैनेज, सिक्योर, ट्रैक सब कर सके। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, जिसमें बेसिकली हमें किसी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ रही है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जब भी किसी भी चीज का वैल्यू या स्टेटस चेंज होगा तो उसके लिए कोई भी चीज इसकी वैल्यू, स्टेटस ये बार बार चेंज होती रहे, उसके लिए ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा सूटेबल है उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए। क्योंकि जैसे ही वैल्यू चेंज हो रही है, स्टेटस चेंज हो रहा है, तो मैं एक जगह अपडेट करूंगी, सब में अपडेट हो जाएगा कि फाइन इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। तो ऐसे केसेस में ब्लॉकचेन बहुत सूटेबल होता है। देन एसेट प्रोटेक्शन। भले ही आप म्यूजिशियन हैं जो अपने म्यूजिक पे रॉयल्टीज लेना चाहते हैं, ठीक है, कभी भी अगर आपकी म्यूजिक प्ले की जाए या कोई प्रॉपर्टी ओनर है आप, जब भी आपके एसेट का इस्तेमाल किया जाए तो आपको रॉयल्टी मिलनी चाहिए। ऐसी सारी चीजों में रियल टाइम ओनरशिप को रिकॉर्ड करने के लिए भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। गवर्नमेंट मैनेजेस वास्ट अमाउंट ऑफ पर्सनल डेटा। हमें पता है ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक पर्सनल डेटा मैनेज करके रखती है, बर्थ, डेथ रिकॉर्ड, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, सेंसस डेटा, सब कुछ है वहां पे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या करती है, एक स्ट्रीमलाइन सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी सारे इन डेटा को सिक्योरली मैनेज करने के लिए। ऐसे ही पेमेंट प्रोसेसेस के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ रही है ना। जैसे हमारे आजकल क्या होता है, मुझे कोई पेमेंट करना है, बीच में मुझे किसी गेटवे इंटरमीडिएटरी की जरूरत पड़ेगी, ब्लॉकचेन में मुझे किसी भी इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट इज क्राउड फंडिंग। हमें पता है ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग में क्या होता है, क्राउड फंडिंग में कैंपेन्स होंगे जिसके अंदर लोग फिर उसमें फंड करेंगे। तो जैसे ट्रेडिशनल क्राउड फंडिंग में होता है, वैसे ही ब्लॉकचेन पावर्ड क्राउड फंडिंग कैंपेन्स जो होंगे उसमें भी इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, और वो काफी सिक्योर रहेगी। इसमें क्या है, बस डिफरेंस ये है, इस केस में जो फंडिंग होगी वो बिटकॉइन के फॉर्म में होगी या फिर किसी और क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में होगी, ना कि पैसों के फॉर्म में। अब सवाल उठता है, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या एडवांटेजेस हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमें बेसिकली एक तरीके से अलाउ करती है, जो हमारे स्मार्ट डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे के साथ बेटर कनेक्टेड होते हैं, फास्ट होते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, मतलब बीच में कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ट्रांसपेरेंसी रहती है, तो डिग्री ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे ज्यादा है। ऑनलाइन आइडेंटिटी और रेपुटेशन वो डिसेंट्रलाइज्ड होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि जो एक ही के हाथ में सारा डेटा है, ऐसा नहीं है, मेरा डेटा मेरे पास होगा। फिर क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करते हैं, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली गवर्नमेंट से करेंसीज का जो कंट्रोल है, वैल्यू, करेंसी के वैल्यू पे जितना कंट्रोल होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट से कंट्रोल हटा के वो लोगों के हाथ में दे देती है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या फायदे हैं, इंटरमीडिएटरीज नहीं होंगे, तो जो बीच में आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी है या फिर रेगुलेशन है, सेंसरशिप है, इस टाइप के जितने भी इश्यूज हैं वो आसानी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। मिडिल मैन फ्री वे है ये टू एक्सचेंज एसेट।
अब जब हम इंटरमीडिएटरीज और सेटलमेंट वालों को बीच में से रिमूव कर देते हैं तो आप देखोगे जो आपकी ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मुझे कुछ ट्रांजैक्शन करना है, मान लो मैं बीच में किसी पेयू या किसी गेटवे का ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, अगर वो डाउन है तो मेरा ट्रांजैक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे क्योंकि मुझे इंटरमीडिएटरी की जरूरत नहीं है तो मेरी ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। जो हम डेटा एंटर करते हैं ब्लॉकचेन में वो इम्यूटेबल है। इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन को बाद में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हो सकता, डेटा की हिस्ट्री में जाके हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाएंगे। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस है या किस तरीके की क्रिटिसिज्म इसमें देखने को मिल रहा है। पहली बात तो ह्यूज पावर रिक्वायर्ड। अब देखो, किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए हमें कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो उस केस में भी क्या है, ये ब्लॉकचेन नेटवर्क का ही एक यूज है। इसके अंदर ब्लॉकचेन नेटवर्क का हम यूज करते हैं। आज का जैसा कंसर्न है हमारा क्लाइमेट चेंज को लेके, हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ पावर को लेके, जो डेवलपिंग कंट्रीज उसमें इतनी पावर नहीं है या पावर पे आप इतना रिलाय नहीं कर सकते, राइट। तो इन सारे केसेस में आप ये पावर कंस्ट्रेंट्स को कैसे फुलफिल करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। दूसरा, सिक्योरिटी अबाउट प्राइवेट की। प्राइवेट की हमेशा सीक्रेट होनी चाहिए हर टाइम पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे किसी थर्ड पार्टी को रिवील कर देती हूं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं मेरे बिटकॉइंस को। इसका यही तो पर्पस था कि मेरे बिटकॉइंस को, उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, जो की है वो मेरे पास होगी। अगर वो गलती से भी किसी थर्ड पार्टी के साथ रिवील हो जाती है तो वो मेरे बिटकॉइंस को आसानी से इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। अब मान लो मेरी प्राइवेट की गुम हो गई, लॉस हो गया, तब मैं क्या करूंगी? तो उसके लिए भी प्राइवेट की में एक बैकअप प्रोग्राम होना चाहिए, एक्सीडेंटल लॉस से प्रोटेक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने वो लूज कर दिया तो मैं उसे रिकवर नहीं कर सकती और जितने भी मेरे फंड्स थे उसमें वो सब गायब हो जाएंगे। तो दैट इज अ बिग चैलेंज। ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करते तो कई बार ट्रांजैक्शन स्पीड भी इशू है। क्यों? जैसे हमने देखा चेन में ये जो ब्लॉक्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क द्वारा वेरीफाई किया जाता है, तो वेरीफाई करने में इसमें टाइम लग सकता है। फिर अब देखो, ऐसी ऐसी सोसाइटी जहां पे मेनली ट्राइबल पीपल हैं या छोटे ग्रुप्स हैं, या गवर्नमेंट ऐसी है जहां पे जो नॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें गवर्नमेंट को कन्फ्रंट करना होता है, गवर्नमेंट उसमें इंटरैक्ट करती है, उस केस में आप कहेंगे बिटकॉइंस का इस्तेमाल थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें पता है ये जो वर्ल्ड है किसका, आईओटी का। आईओटी का जो वर्ल्ड है ये, इसमें बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत ज्यादा इमर्जिंग है। बिटकॉइन इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेफिनेटली फ्यूचर में, ठीक है। डिजिटल फ्यूचर में देखा जाए तो बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट फॉर नाउ इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जो बिटकॉइन के पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये आप कह सकते हैं एक तरीके से टेक्नोलॉजी में एक बहुत नई सुधार की तरह सामने आ सकता है, ठीक है। इंटरनेट जितना बड़ा हो सकता है ये, अगर इसमें हम इनोवेशन करते रहते हैं और मिडिल मैन को अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये खुद में एक बहुत बड़ा फील्ड बन जाता है। फिर सोसाइटी को ही ये डिसेंट्रलाइज कर सकता है। जितनी भी नीड है बैंक की, गवर्नमेंट की, कंपनीज की, पॉलिटिशियंस की, बीच में से सारी नीड खत्म हो जाएगी इसके साथ। अगर अभी देखा जाए तो जो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में अराउंड कितने का खर्चा है, 1.5 बिलियन डॉलर्स का। रोबोटिक ऑटोमेशन ये भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब ये बात कि ऑटोमेशन की वजह से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हम सब कुछ ऑटोमेटिक कर देते हैं, ऑटोमेशन की वजह से ज्यादातर जो जॉब्स हैं वो किल हो जाएंगी, जॉब्स हाथ से निकल जाया करेंगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए, ठीक है। तो ऐसे वर्ल्ड में जहां पर रोबोट्स हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या आप कहें रोबोटिक ऑटोमेशन है, किसी भी तरीके की ऑटोमेशन हो, वहां पे फिजिकल लेबर अगर कम हो जाता है तो ऐसी कंट्री जहां ऑलरेडी लोग इतने पुअर हैं उनका सरवाइव करना विल बी डिफिकल्ट। अब सवाल है कि ऑटोमेशन क्या होता है। ऑटोमेशन वैसे मैंने आपको समझाया था, ये टर्म 1948 में कॉइन की गई थी बाय फोर्ड मोटर्स वाइस प्रेसिडेंट, कौन, हार्डर, डेल्मर हार्डर। ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक कंट्रोल, इसका मतलब है किसी भी सिस्टम को हम, जैसे मशीनरी है या बॉयलर्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इनको हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पा रहे हैं और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसमें कम कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं ऑटोमेशन। बेसिकली हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किसी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं और वहां पर ह्यूमन लेबर की जरूरत हमें कम पड़ रही है, वो होता है ऑटोमेशन। अगर हमें टाइमलाइन देखनी हो ऑटोमेशन की तो आप देख सकते हैं 1500 टू 1600 में आप यहाँ पे वाटर पावर थी, ठीक है, मेटल वर्किंग के लिए।
कॉइनेज स्ट्रिप के लिए रोलिंग मिल्स थी। 1600 टू 1700 में आप फिर देखेंगे मैकेनिकल कैलकुलेटर आ गए, हैंड लेथ आ गया वुड के लिए। 1700 टू 1800 में आप बोरिंग है, टर्निंग है, स्क्रू कटिंग है, ड्रिल प्रेस है, ये सब आ गया। 1900 तक आते आते आप देखेंगे यूनिवर्सल माइलिंग मशीन है, ठीक है, एडवांस्ड मैकेनिकल कैलकुलेटर्स है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ऑटोमेशन होता गया। कैलकुलेटर का ही हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं। पहले हम खुद कैलकुलेट करते थे, ठीक है, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कुछ भी हम खुद कैलकुलेट करें, बाद में कैलकुलेटर्स आ गए, वो हमारा काम करने लग गए। फिर और एडवांस्ड कैलकुलेटर आ गए, वो एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लग गए। तो इसको कहते हैं ऑटोमेशन। 1808 में शीट मेटल कार्ड्स, ठीक है, 1808 में शीट मेटल कार्ड जिसमें पंच्ड होल होते थे, ताकि जो लूम्स का, यानी कि जो आपके पास कपड़ा है, जो आपके पास ऊन है, उसका वीविंग पैटर्न ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया जा सके। 1863 में ऑटोमेटिक पियानो प्लेयर आ गया था, पियानोला, ठीक है। 1900 टू 1920 में अगेन आप देखिएगा ऑटोमेटिक स्क्रू मशीन है। आप इस टेबल को पढ़ सकते हैं। 1920 वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वाज द फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड रोबोट, फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड रोबोट। 1920 से 1940 में ट्रांसफर मशीन्स, मास प्रोडक्शन। 1940 में आप देखेंगे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन था। 43 में फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। 45 में फर्स्ट यूज ऑफ वर्ड ऑटोमेशन, पहला वर्ड रोबोट किसमें, 1920 में, और 1945 में ऑटोमेशन वर्ड का पहली बार इस्तेमाल। 1947 में ट्रांजिस्टर्स का इन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 52 में फर्स्ट प्रोटोटाइप न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन टूल। 54 में, 57 में, ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके जो ऑटोमेशन है वो बढ़ता गया। 1960 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंडस्ट्रियल रोबोट्स यहाँ पे शुरू हुए थे, राइट। 1970s में फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम शुरू हो गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1980 से शुरू हो गई है। इंटेलिजेंट रोबोट, स्मार्ट सेंसर, मैन्युफैक्चरिंग सेल्स, आप ये सब इसमें देख सकते हैं। 2000 ऑनवर्ड्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेयरेबल डिवाइसेस, पर्सनल एंड प्रोफेशनल रोबोट्स, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको डेफिनेटली पढ़ ले। अब मेजर एडवांटेज क्या है ऑटोमेशन का? ऑटोमेशन का मेजर एडवांटेज ये है कि जो बेसिकली एक फिजिकल वर्क होता है या मोनोटोनस वर्क है, जो डेली रूटीन वर्क है, जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं, राइट, डेली रूटीन वर्क से ये आपको छुटकारा दे सकता है। ये सबसे बड़ा फायदा है इसका। नेक्स्ट, जो सिंपल क्वालिटी चेक्स हैं उनको भी मेंटेन कर सकते हैं आसानी से, और बेसिकली इसको मेंटेन करने के लिए सिंपल क्वालिटी चेक की जरूरत है और से ज्यादा कुछ भी नहीं। देन जो थ्रूपुट टाइम है, थ्रूपुट टाइम क्या होता है, जितना टाइम मुझे काम को कंप्लीट करने में लग रहा है वो टाइम कम हो जाएगा क्योंकि मशीन्स कर रही हैं। तो अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ह्यूमन एरर इसमें कम हो जाएंगे, मशीन से एरर कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, तो क्वालिटी बढ़ जाएगी। देन रिलायबिलिटी प्रोसेस के प्रोडक्ट की वो बढ़ जाएगी कि टाइम से होगा, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आसानी से जल्दी से रिजॉल्व किया जा सकता है। स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट होगी वैसे वैसे प्रोडक्शन टाइम बेटर हो जाएगा, हायर आउटपुट आएगा। लॉन्ग टर्म कॉस्ट में आपको सेविंग्स मिलेगी, कैसे, लेबर से आपको छुटकारा मिल जाएगा, एक तरीके से कम हो जाएगा लेबर, पुअर क्वालिटी जो आपका कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन स्किल्स में और अडेप्टेशन में हायर फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे, अब मशीन से मैं उसमें जो भी प्रोग्राम्स दूंगी उसमें जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगी, मैं प्रोग्राम्स फिल करूंगी, वैसे वैसे उसमें बेटर रिजल्ट्स मुझे मिल सकते हैं। अगर कोई भी जॉब है जहां पर हार्ड फिजिकल लेबर या मोनोटोनस वर्क की रिक्वायरमेंट है, डेंजरस एनवायरमेंट है जैसे वायर्स, फायर, स्पेस, वोल्केनो, न्यूक्लियर फैसिलिटी, अंडर वाटर, इन सब में रोबोट्स बेटर आपको एक रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे टास्क हैं जो ह्यूमन साइज मतलब ह्यूमन कैपेसिटी से बहुत दूर है, उसके साइज, वेट, स्पीड, एंड्योरेंस वगैरह की वजह से, जैसे हैवी मशीन्स, उनको लिफ्ट करना, फास्टर कंप्यूटिंग, वेदर प्रेडिक्शन, इस तरीके की चीजें ह्यूमन बींग्स अपने आप तो नहीं कर सकते, तो इसमें मशीन्स का स्पेशल यूज आता है, ऑटोमेशन स्पेशल यूज आएगा। ओपन अपॉर्चुनिटीज एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एटसेट्रा, अगर हम ऑटोमेटेड प्रोसेसेस करते हैं तो उससे आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। कैसे, जैसे अभी देखो बहुत सारे मेरे पास, मान लो मैं कोई किसी चीज के लिए हायर कर रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे रेज्यूमे पड़े हैं, अब मैं उनको एक एक करके जाऊंगी वेरीफाई करने, तो उसमें क्या होगा, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी। बट वही ऑटोमेटेड अगर हो कुछ, वो अगर फिल्टर कर सकता हूँ, मैंने उसमें प्रोग्राम फिल कर दिया कि ये रिक्वायरमेंट है तो उसको फिल्टर करके मेरे पास भेज दो, तो ऑब्वियसली वो प्रोसेस हायर हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो जाएंगी। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, हैकिंग सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। कोई भी चीज जो मैकेनिकल है, कोई भी चीज जिसमें कंप्यूटर्स या मशीन्स इन्वॉल्व है, उसकी हैकिंग हो सकती है।
ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का राइज हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का राइज कैसे होगा? जैसे से हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में मैं ऑटोमेशन का, मशीन्स का ज्यादा इस्तेमाल करूंगी तो मुझे ह्यूमंस की कम जरूरत पड़ेगी, राइट। शुरुआत में मुझे काफी ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टर्म में मुझे पैसा भी तो कम लगेगा, मुझे चीप लेबर नहीं चाहिए होगा या लेबर नहीं चाहिए होगा, मेरा टाइम बचेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी आएगी, तो ये सब तो मुझे फायदा है। इनिशियल कॉस्ट इसके अंदर काफी ज्यादा लगता है। कई बार जितना ऑटोमेशन प्रोसेस में सेव हो सकता है उससे कई बार इनिशियल कॉस्ट लग जाता है, ये एक प्रॉब्लम है। तो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होता है, कॉमन पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। जितना आपका इनिशियल में इन्वेस्टमेंट लगना है वो काफी हाई है, कॉमन पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। देन जो ह्यूमन लेबर है उसमें डिक्रीज हो जाएगा उसकी डिमांड में, क्योंकि मशीन, इंटेलिजेंट रोबोट्स ये सब आ जाएंगे। चाइना में इनफैक्ट जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ कस्टम ऑफिसर्स हैं वो रोबोट्स हैं, हाउसमेड्स हैं। उनका एक ट्रेंड बन गया चाइना में, रोबोट्स है जो हाउसमेड्स हैं, ठीक है। ऑटो और अगर ये ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी गलत हाथों में पड़ जाती है, टेरर ग्रुप्स के हाथों में पड़ जाती है, तो वो अलग ही टेरर आ जाएगा, वल्नरेबिलिटी ह्यूमंस की बढ़ जाएगी। अब सोसाइटी में इसका क्या क्या यूज हो सकता है, ऑटोमेशन का मेरे पास क्या क्या यूज हो सकता है, लेट्स सी। सबसे पहले तो इसको बहुत सारी कंडीशंस में आप बेटर लाइफ बनाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को इजी करने के लिए, बेटर कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस करने के लिए इनको यूज कर सकते हैं। जैसे पहला, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडस्ट्रियल रोबोट्स आप देखोगे प्रोडक्शन में उन्होंने एक गेम चेंजर का काम किया है, राइट। कैसे? ये कॉस्ट मिनिमाइज कर देंगे, टाइमिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज कर देंगे, आप जितना चाहे बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं, टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, थकेंगे भी नहीं, वो कॉस्ट मिनिमाइज कर देंगे आपका। हेल्थ सेक्टर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का ऑटोमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या करता है, फास्टर डायग्नोसिस और बेटर ड्रग प्रिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करेगा, बेटर सर्वाइवल रेट्स हो जाएंगे ह्यूमंस के। देन सर्विस सेक्टर में देखें तो रोबोट्स हैं जो ह्यूमंस को अब रिप्लेस कर रहे हैं जॉब्स में, है ना। जैसे रेस्टोरेंट्स में है, टूरिज्म में है, कस्टम्स में है, डेवलप्ड कंट्रीज में अभी भी नेसेंट फेज में, बट फिर भी वो रिप्लेस करे। जैसे जापान में मैंने बताया कस्टम्स ऑफिसर कौन है, रोबोट्स हैं। एजुकेशन के फील्ड में आपको नए नए टूल्स आप इसमें ऑटोमेशन में नए नए टूल्स ला सकते हो जो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा उनके स्किल सेट को डेवलप करने में, कैपेबिलिटी को डेवलप करने में, राइट बिल्कुल। और इसको आप एजुकेशन को एज पर नीड बना सकते हो, जिस आपकी स्किल रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप उस एजुकेशन को इवॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि यही होता आ रहा है तो यही होता चल रहा है, क्योंकि उसको चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, नहीं। अगर आप एजुकेशन में यूज करते हैं, नए नए टूल्स इस्तेमाल करने में, नए काइंड्स के टूल बनाने में, तो उसमें आप एजुकेशन को एज पर नीड बढ़ा सकते हो आगे। विमेन और चिल्ड्रन में कैसे ऑटोमेशन बेटर सर्वेलेंस सिस्टम प्रोवाइड करता है, विमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट जो क्राइम्स है उनको रिड्यूस कर सकता है। करप्शन, गवर्नेंस में अगर देखा जाता है तो भी, जैसे ई गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं, जो करप्शन, जो ऑटोमेशन का एग्जांपल है ई गवर्नेंस में, जैसे सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, ई सहयोग, इन सब में आप देखेंगे ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, बेटर गवर्नेंस आपको प्रोवाइड हो रही है। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर्स में अगर देखते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, अगर वो रोबोट्स रख लेते हैं एज वेटिंग मैनेजर, राइट। जैसे बैंगलोर का है, बैंगलोर बेस्ड पेस ऑटोमेशन लिमिटेड, इन्होंने आईबीएम के साथ पार्टनर किया है ताकि क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। जो नेटिव किराना मर्चेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे, वो ई टेलर्स में बना देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको आपकी एफिशिएंसी ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगी। ऑटोमेटेड स्टोर्स, बहुत सारे सुपरमार्केट्स ऐसे हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जो फुल्ली ऑटोमेटेड है, ठीक है, जिससे कॉस्ट बहुत बचता है। ऑटोमेटेड माइनिंग, हम कई बार सुनते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स हम गवा देते हैं माइनिंग एक्सीडेंट में या ऐसे हेजार्डस ऑक्यूपेशंस में, तो वहां पर हम रोबोट्स को यूज कर सकते हैं और ह्यूमन एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। ऑटोमेटेड हाईवे सिस्टम, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, रोड सेफ्टी पॉलिसी के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, स्मार्ट वॉचेस हैं, एप्स हैं, लोकल मशीन्स हैं, इन सब में ऑटोमेशन का यूज हो रहा है। वेरेबल डिवाइसेस, यही मैंने आपको बताया, जो आपकी 24/7 हेल्थ मॉनिटर कर सकता है, ऐसे डिवाइसेस है जैसे फिटबिट है, ठीक है, या स्मार्ट वॉचेस हैं, और उसमें सब कुछ है। वेदर प्रिडिक्शन हो सकता है, जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं जैसे ड्रॉट्स हो गया, सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, इन सब के केसेस में वो एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकता है, बेटर वार्निंग सिस्टम आपको दे सकता है, जिससे ह्यूमन और एनवायरमेंट का लॉस कम हो जाएगा। आईटी ऑटोमेशन में अगर देखें, जैसे जुडिशरी में अगर मैं यूज करती हूँ, तो हमें पता है जुडिशरी में हमारे पास इतने ज्यादा जजेस नहीं है, बट केसेस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से सालों साल वो पेंडिंग जाते हैं। तो अगर हम वहां ऑटोमेशन यूज करते हैं तो वहां पर केसेस जल्दी हो जाएंगे, जस्टिस टाइम से डिलीवर हो जाएगा।
ऑटोमेटेड पेट्रोलिंग, जैसे इंटरनल और बॉर्डर सिक्योरिटी को चेक करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए बॉर्डर एरियाज में हम ह्यूमंस की जगह ट्रैफिक, जो ह्यूमंस की जगह हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं ताकि बॉर्डर पे ट्रैफिकिंग की जा सके, है ना। अब इसमें ऑटोमेशन में क्या नए नए चैलेंजेस है, भाई मैंने आपको बताया हैकिंग का, तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का चैलेंज है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से ऑटोमेशन लूम्स थ्रेट ऑन 69% ऑफ जॉब्स इन इंडिया। चाइना में 77% जॉब और इंडिया में 69% जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से लूज हो सकती है। एच आर हॉनकोज के रिपोर्ट्स के हिसाब से 60% ग्लोबल वर्कफोर्स फ्यूचर में डिस्प्लेस कर दिया जाएगा बाय यूजिंग ऑटोमेशन एंड आर्टिफिशियल मशीनरी। प्राइवेसी का थ्रेट है ही है, अगर हैकिंग हो जाती है डेबिट कार्ड्स की, फिर आप क्या करोगे, जैसे अभी डेबिट कार्ड्स की हैकिंग हो रही है, वैसे यहाँ पर भी हैकिंग हो सकती है मशीन्स की, तो प्राइवेसी का थ्रेट है। देन इन न्यू टेक्नोलॉजीज के लिए रेगुलेशंस भी आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें 40 वर्कर्स होते हैं, ठीक है, 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 40 वर्कर्स आपको मिलते हैं, यहां पर 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट सिर्फ 25 वर्कर्स आपको मिल पाएंगे। इस राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आप देखोगे स्किल्स और टेक्नोलॉजीज इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साइबर क्राइम्स बढ़ जाएंगे। उसके बाद टेरर ग्रुप्स में अगर ये चला जाता है तो उनका अलग ही प्रोपेगेंडा होगा यूथ को अट्रैक्ट करने का, ठीक है। जैसे अभी भी आप देख सकते हैं फेसबुक और ट्विटर से वो अभी भी हायरिंग करते हैं, है ना, जो टेरर ग्रुप्स हैं। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ये गलत हाथों में पड़ जाता है तो। रीसेंट इमर्जिंग थ्रेट क्या है, ट्रस्ट ऑन मशीन्स, कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं क्या, क्या और कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज होते हैं, ये कई बार कॉम्प्रोमाइज होते हैं, तो जरूरी नहीं हम इन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट कर पाए, दैट इज अनदर थ्रेट। अब इसमें पैराडॉक्स क्या है, पैराडॉक्स ये है कि हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमें ऑटोमेटेड सिस्टम से हम ह्यूमन को रिप्लेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जितना ज्यादा आपको एफिशिएंट ह्यूमन सिस्टम चाहिए उतने ज्यादा आपको एफिशिएंट लोग चाहिए होंगे जिसमें इन्वॉल्व होंगे। नंबर ऑफ लोग कम होंगे, नंबर ऑफ पीपल कम होंगे, बट आपको उतना ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट क्रिटिकल होगा, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम को इसमें अगर एरर होता है तो ये मल्टीपल प्लेसेस पे एरर होगा, शट डाउन हो जाएगा, यहां पर ह्यूमन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है क्या, एयर फ्रांस फ्लाइट 447, जहां पर एक ऑटोमेशन की फेलियर की वजह से जो पायलट्स थे उनको मैनुअल सिचुएशन में जाना पड़ा और वो इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। सो दिस इज अ फेटल एग्जाम्पल, राइट। अब कंक्लूजन इसमें हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे ऑटोमेशन की शुरुआत हो रही है, बढ़ रहा है ऑटोमेशन, अभी आप देखोगे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट्स में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसका बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, राइट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से जो ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसमें ऑटोमेशन सेंटर है, ऑटोमेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारी लिमिटेशंस है जिन पे हम आराम से इनको ओवरकम कर सकते हैं, नई नई स्पीड पे, नए अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली ये प्रैक्टिकल में कैसा काम आता है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसकी, वो अभी हमें नहीं पता। ये सारी थियोरी है कि इन सब चीजों में फायदा होगा, बट और क्या नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट वी डू नॉट नो। सो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। व्हाट विल डू इज विल क्विकली गो थ्रू ईच स्लाइड, यू टेक योर टाइम, विल क्विकली गो थ्रू ईच स्लाइड। अगर आपको किसी में कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आई गिव यू टाइम ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले सके, ताकि जब तक आपको पीडीएफ मिलती है तब तक आप, या फिर आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं होगी। तो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज इट एंड देन वी विल गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। So we started with blockchain technology. Please have a look. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट क्या है, बिटकॉइन, ठीक है। फिर आपको मैंने लेजर का एग्जांपल दिया था, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का एग्जांपल दिया था। जो इंपॉर्टेंट लाइन है सिर्फ उतना ही पढ़िए, जैसे डिजिटल लेजर क्या होता है याद करने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन क्या है, एक डिजिटाइज डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर है। ये वो डायग्राम है, इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा ब्लॉकचेन क्या होता है। देन ब्लॉकचेन क्या है, इनकरप्टेबल है। इसमें जो एक एक रिकॉर्ड की लिस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं। तो बेसिकली एक ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, ब्लॉक्स है। किसने इन्वेंट किया था, देन वो डिसअपियर हो गए और उसके बाद तब से लोग अपना अपने हिसाब से इसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग, इसको सॉल्व करने के लिए ब्लॉकचेन बनाया गया था। देन आप देखेंगे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंटरनेट टेक्नोलॉजी का, फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। देन दिस वन, ये किस पे बेस्ड है? मास कोलैबोरेशन पे बेस्ड है इसका ट्रस्ट। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है? हियर आर द टेक्नोलॉजीज: प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफर, P2P नेटवर्क, प्रोग्राम। वे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो आप देख सकते हैं अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, मशीन एरर वगैरह कम करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन एरर कम करने के लिए, मिस ट्रांजेक्शन्स घटाने के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, एसेट प्रोटेक्शन में, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए, राइट, पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए, क्राउड फंडिंग के लिए, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ऑफ मैनिपुलेशन ये सॉल्व करता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। ओके, देन मिडिल मैन फ्री है। नेक्स्ट, हम ये क्विकली, इसको स्कैनिंग कहते हैं। क्विकली हम स्कैन इसलिए करते हैं, जो हमने तुरंत पढ़ा है अगर आप उसको तुरंत एक एक वर्ड करके भी पढ़ लेते हो तो सारा माइंड में रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? रिमूवल ऑफ इंटिमिडेटरी। तो यहाँ पे फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि मैनिपुलेशन नहीं, आप ट्रांजेक्शन को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, हिस्ट्री को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। देन इसमें ह्यूज पावर की जरूरत है। प्राइवेट की आपके पास सिक्योर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन स्पीड इसके अंदर कई बार इशू बन जाता है क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क को वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है। देन ये एक इशू हो सकता है जहां पे ट्राइब्स हैं, स्मॉल ग्रुप्स हैं, जहां गवर्नमेंट है जो कन्फ्रंट करती है। देन यू विल सी, और कहाँ पे ऑटोमेशन की हमने बात की थी, इसमें आगे चलकर ऑटोमेशन का काम है। तो ऑटोमेशन क्या होता है, उसमें कितना स्पेंड करने की बात की गई थी, उससे क्या प्रॉब्लम है, किसने इसको कॉइन किया था? हार्डर ने कॉइन किया था। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल है। देन जब कंप्यूटर्स कंट्रोल करेंगे कोई भी प्रोसेस को तो उसको ऑटोमेशन कहते हैं। ये टाइमलाइन है। इसमें इंपॉर्टेंट 1920 में वर्ड रोबोट का इस्तेमाल हुआ था, 1945 में ऑटोमेशन का इस्तेमाल हुआ था, 1960 में इंडस्ट्रियल रोबोट्स, और फाइनली 2000 ऑनवर्ड्स फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर हम देख सकते हैं फिजिकली मोनोटोनस वर्क को ये रिप्लेस कर सकता है। सिंपल क्वालिटी चेक से इसको हम अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, देन स्पीड ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लॉन्ग टर्म कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगा। स्किल्स और स्किल्स अडेप्टेशन ये हम अपने हिसाब से, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, अपने हिसाब से इसको टोन कर सकते हैं, राइट। जो डेंजरस एनवायरमेंट्स है वहां पर इनका स्पेशल यूज आएगा। देन हैवी मशीन्स के लिए, फास्टर कंप्यूटिंग के लिए, वेदर प्रिडिक्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डिसएडवांटेज हैकिंग, तो आपका जो डेटा है उसका प्रॉब्लम है। देन इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ह्यूमन लेबर को ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजीज की वजह से आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। फिर ये कहाँ पे यूज हो सकता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में, एजुकेशन में, विमेन एंड चिल्ड्रन की सर्वेलेंस के लिए, बेटर सर्वेलेंस के लिए, करप्शन कम करने के लिए, रिटेल स्टोर्स में, ऑटोमेटेड स्टोर्स में, ऑटोमेटेड माइनिंग में, हाईवे सिस्टम में, जो वेरेबल डिवाइसेस हैं जैसे फिटबिट, उनके लिए, वेदर प्रिडिक्शन के लिए, आईटी ऑटोमेशन में जहाँ पे जैसे जुडिशरी हो गई वो इसका एग्जाम्पल है, पेट्रोलिंग के लिए बॉर्डर पे। देन मैं बता चुकी हूँ इसका चैलेंज क्या है, सिक्योरिटी ऑफ डेटा। 69% जॉब्स इंडिया में ऑटोमेशन की वजह से थ्रेटन हो सकती है, और 77% इन चाइना। देन आप देख सकते हैं प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है। नई टेक्नोलॉजीज को रेगुलेट करने के लिए नए नए लॉज चाहिए आपको। इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। देन अगर ये क्रिमिनल्स के हाथ में या टेरर ग्रुप्स के हाथ में चला जाता है तो अलग ही प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम इससे बढ़ जाएंगे, और ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इशू है इसके साथ, राइट। ऑटोमेशन का पैराडॉक्स क्या है कि हमें नंबर ऑफ ह्यूमंस तो कम चाहिए होंगे, बट ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा, क्योंकि ऑटोमेशन में क्या है, आफ्टर ऑल देयर मशीन्स, अगर एक बार भी शट डाउन होता है या उनको फिक्स करने की जरूरत है, सब कुछ बंद हो जाएगा जब तक ह्यूमन ऑपरेटर्स उनको ठीक नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था एयर फ्रांस फ्लाइट 447 में, राइट। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं इन थियोरी ये बहुत ज्यादा यूजफुल नजर आ रहा है, बट प्रैक्टिकल में क्या होगा, दैट वी हैव टू सी। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैलवेयर टाइप्स। हमने जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको एक न्यूज बताई थी, यूएस से रिलेटेड थी। आप मुझे बताएंगे रैंसमवेयर के ऊपर ही थी, क्या न्यूज थी? जस्ट राइट दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
तो मैलवेयर कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर एक्सेट्रा। अब ये क्या होते हैं? हम सबको कंप्यूटर वायरस के बारे में तो पता ही है, राइट? हमें पता होता है कि आपको जनरली बोला जाता है कि कंप्यूटर स्लो हो गया है तो देख लेना कहीं इसमें वायरस ना आ गया। ये हम बहुत कॉमनली सुनते हैं, है ना? बट बहुत कम लोगों को इस टर्म के बारे में पता होता है, मैलवेयर। कंप्यूटर वायरस एक्चुअली मैलवेयर का ही एक टाइप। मैलवेयर के अंदर वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन, हॉर्सेस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, ये सारे आते हैं उसी के अंदर। तो इस पोस्ट में हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और स्पेशली एक मैलवेयर के बारे में जिसका नाम है WannaCry, जो एक्चुअली एक रैंसमवेयर है। अब रैंसमवेयर क्या होता है? तो रैंसम का मतलब क्या होता है? फिरौती की रकम। रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर है जो अगर आपके कंप्यूटर पे आ गया है, तो जब तक आप उस फिरौती की रकम को वापस नहीं करेंगे, देंगे नहीं, तब तक, जब तक आप उसको पैसे नहीं देंगे डिमांडेड, तब तक वो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा, उसको डिक्रिप्ट नहीं होने देगा। ठीक है? चल इसको देखते हैं क्या क्या है। तो मैलवेयर एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होती है मेलिशियस सॉफ्टवेयर का। ठीक है, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। हमें पता है कंप्यूटर में, हमारे लैपटॉप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो मेलिशियस है, मतलब खराब है, और वो हमारे लैपटॉप को, हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो उनको कहते हैं मेलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलवेयर। तो मैलवेयर एक कॉमन टर्म है जो अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज होता है, जितने भी हार्मफुल सॉफ्टवेयर हैं उनके लिए यूज होता है। ठीक है? अब ये कोई भी प्रोग्राम, कोई भी ऐसा प्रोग्राम या फाइल जो आपके कंप्यूटर को हार्म पहुंचा सके, उसको हम मैलवेयर कहते हैं। अब देखिए, मैलवेयर दूर से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ठीक है? तो इसीलिए मैलवेयर को ढूंढ पाना कि किसने वो मैलवेयर मैलवेयर डिप्लॉय किया है, वो ढूंढ पाना मुश्किल हो। जैसे मैं यहाँ से बैठे बैठे यूएसए में किसी कंप्यूटर सिस्टम में मैलवेयर डिप्लॉय कर सकती हूँ, तो इसलिए ये ढूंढ पाना कि वो कहाँ से और कौन डिप्लॉय कर रहा है, ये मुश्किल होता है। ठीक है? अब इसमें कुछ भी हो सकता है स्क्रिप्ट्स हो, कोड हो, एक्टिव कंटेंट हो, या दूसरा सॉफ्टवेयर हो जिसके जिसके जरिए मैं जो डेटा है उसको हार्म पहुंचा रही हूँ। हो सकता है मैंने उनके डेटा को एनक्रिप्ट कर दिया है, ठीक है, उसको एक तरीके से कोड में कर दिया है। अब वो उसको पढ़ ही नहीं सकते, अपना डेटा को देख ही नहीं सकते जब तक वो इसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे। अब ये जो मेलिशियस प्रोग्राम्स है, ये मैलवेयर है, ये अलग अलग फंक्शंस करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, स्टीलिंग कर सकते हैं, सेंसिटिव डेटा आपका इंक्रिप्ट कर सकते हैं, या उसको डिलीट कर सकते हैं, आपका जो कोर कंप्यूटर फंक्शनिंग है उसको हाईजैक करके उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है? आपकी परमिशन के बिना ही आपकी कंप्यूटर एक्टिविटी में चेंजेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, इनमें से कुछ भी पॉसिबल है मैलवेयर के थ्रू, मेलिशियस प्रोग्राम्स के थ्रू। अब ये शुरू कैसे हुआ था? ये जो कंप्यूटर अनेबल्ड फ्रॉड है या सर्विसेज थेफ्ट है, ये आप देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ ही शुरू हुआ। मैलवेयर टर्म का पहली बार इस्तेमाल कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड सिक्योरिटी रिसर्च कौन, इजराइल रिदाई ने किया था 1990 में। और मैलवेयर टर्म से पहले मेलिशियस सॉफ्टवेयर नाम था इसका। ठीक है? इन मेलिशियस सॉफ्टवेयर को, इस मैलवेयर टर्म से पहले मेलिशियस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर वायरसेस भी कहते थे, सिंपली आप उन्हें वायरसेस कह सकते थे। जो वन ऑफ द फर्स्ट नोन मैलवेयर्स है वो कौन सा है? क्रीपर वायरस। 1971 में इसको क्रिएट किया गया था। बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था बाय बीबीएन टेक्नोलॉजीज इंजीनियर रॉबर्ट थॉमस। तो उनके थ्रू ये एक बस एक्सपेरिमेंट के जरिए इसको शुरू किया गया था, और पहला वायरस जो था दैट वाज क्रीपर वायरस। मैलवेयर क्रिएट करने का पर्पस क्या था? शुरुआत तो एज अ प्रैंक की गई थी, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर थे वो ऐसे ही मजे मजे के लिए उन्होंने शुरुआत की थी। बाद में आप देखोगे मैलवेयर एक्चुअली एक फुल फ्लेजेड ब्लैक एंड व्हाइट मार्केट इंडस्ट्री में चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो अब हैकर्स हैं, वो अब गवर्नमेंट के जो कंप्यूटर्स हैं या डेटा है उनको हार्म कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, उनको एनक्रिप्ट कर सकते हैं, और उसके थ्रू वो उनसे रैंसम मांग सकते हैं। तो जनरली इस मैलवेयर में होता क्या है, शुरुआत में उसको शुरू किया गया था एज अ प्रैंक ही, बट बाद में जो क्रिमिनल्स हैं या स्टेट स्पॉन्सर्ड एस्पियोनाज एजेंट्स हैं, वो सब इसका इस्तेमाल करने लगे। तो मैलवेयर को किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन के बदले आपको तुरंत से तुरंत पैसा मिल सके। ठीक है? आपको हो सकता है आपका क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर उससे चुरा लिया जाए। ऐसा हो सकता है जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल एल्गोरिथम, ट्रेड सीक्रेट, ये सब उसमें से स्टील किया जा सके। उसके अलावा रैंसम मनी की तरह भी इसको यूज किया जाता है, जैसे WannaCry रैंसम है। रैंसमवेयर मैंने आपको बता दिया क्या है, ये एक मैलवेयर है, एक टाइप का मैलवेयर है जिसके बदले आपको पैसे देने पड़ते हैं, रैंसम लेने पड़ते हैं।
ठीक है। उसके अलावा कंप्यूटर यूजर्स पे बेसिकली एक स्पाई की तरह ये काम कर सकता है बहुत लंबे समय तक बिना उसके नॉलेज के। मतलब मेरे लैपटॉप पे मान लो एक मैलवेयर है, मुझे पता भी नहीं होगा कि वो मेरे सारे सिस्टम सब कुछ देख सकता है, वो पूरी डेटा उसके पास जा रही है और वो मेरे लैपटॉप में चल रहा है। इसी का एक एग्जाम्पल था रेन मैलवेयर, राइट। इसको जनरली डिजाइन किया जाता है किस लिए, हार्म करने के लिए या सेबोटाज करने के लिए। मालवेयर को हार्म या सेबोटाज करने के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे एक और मालवेयर का नाम है स्टक्सनेस्ट। देन पेमेंट एग्जॉर्ट करने के लिए जैसे क्रिप्टो लॉकर हो गया, तो पेमेंट आपके जैसे पेमेंट लेने के लिए, रैंसम लेने के लिए भी आप मेलवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। अब अलग अलग टाइप के मेलवेयर हो सकते हैं। जैसे पहला है एडवेयर। ये सबसे कम डेंजरस और सबसे ज्यादा ल्यूक्रेटिव मेलवेयर है। एडवेयर क्या करता है, सिंपली एड डिस्प्ले करता है आपके कंप्यूटर। स्पाईवेयर, स्पाई जो स्पाई करने का काम करेगा, आपके कंप्यूटर पे स्पाई करने का काम करेगा, आपकी इंटरनेट एक्टिविटीज को ट्रैक करेगा। ठीक है। और इसको ट्रैक करके इसको मिलेगा क्या, इसको ट्रैक करके देखेगा आप किस तरीके की चीजें सर्च करते हो और उसके बेसिस पे आपको एडवर्टाइजिंग वापस से दिखाएगा आपके सिस्टम में। मतलब स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके एडवेयर को आपके सिस्टम पे शो करेगा। नेक्स्ट आता है वायरस। वायरस क्या है, ये एक ऐसा कोड है जो किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ खुद को अटैच कर लेता है एंड देन रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ। इसका नाम वायरस क्यों रखा गया, वायरस क्या करते हैं, नॉर्मल जो आपके बैक्टीरिया वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वायरस क्या करेगा, जब तक वो ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड है वो कोई हार्म नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। जैसे वो ह्यूमन बॉडी पे आएगा वो लिविंग की तरह काम करने लग जाता है, खुद को रिप्रोड्यूस करेगा, रेप्लिकेट करेगा और वो आपकी बॉडी में फैलता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह ये कंप्यूटर वायरस भी होता है। ये एक कंटेजियस प्रोग्राम है, कोड है, जो क्या करता है, दूसरे के सॉफ्टवेयर पे, जो आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर पे खुद को अटैच कर लेगा, खुद को रिप्रोड्यूस करेगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर को मैं रन करूंगी वैसे ही ये जो वायरस है ये फैलने लग जाएगा सारे सॉफ्टवेयर में और फाइल्स में। नेक्स्ट आता है स्पैम। स्पैमिंग एक मेथड है जिसमें क्या होगा, जो इंटरनेट है उसमें आप देखोगे सेम टाइप के मैसेजेस आपको बार बार देखते रहेंगे। नॉर्मली जो स्पैम्स होते हैं वो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, हमने एडवर्टाइजमेंट्स देखे हैं ना, कुछ ईमेल्स आते रहेंगे आपको जो आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं। स्पैम को इलेक्ट्रॉनिक जंक ईमेल्स भी कहा जाता है या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग भी कहा जाता है। जनरली ये स्पैम ईमेल्स बहुत अनोइंग होते हैं, रोज रोज आते रहेंगे, मेल बॉक्स को फुल करते रहेंगे, कोई काम नहीं है इनका। नेक्स्ट आते हैं वर्म। अब वर्म क्या करता है, नॉर्मल जो आपके आउटसाइड बॉडी वर्म जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो खाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो प्रोग्राम है खुद को रेप्लिकेट करेगा और जितने भी आपके डेटा और फाइल्स है कंप्यूटर पे उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वर्म्स क्या करेंगे, आपके सिस्टम ऑपरेटिंग फाइल्स को खा जाएंगे। तो बेसिकली वो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जब तक आपका ड्राइव एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ये काम करते रहेंगे। नेक्स्ट इज ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन ये भी एक टाइप का मैलवेयर है जो बेसिकली एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह दिखेगा आपको नॉर्मल। ट्रोजन्स दे आर रिटन विद द पर्पज ऑफ डिस्कवरिंग योर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब ये बेसिकली ट्रोजन्स जो आपका मेलवेयर बनाया जाता है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सके। तो इस ट्रोजन में क्या होगा, बेसिकली आपके कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज को टेक ओवर कर लेगा और जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उसमें वो सर्विस डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। ये क्या होगा, इसके अंदर जो आपकी मशीन है या नेटवर्क रिसोर्स है वो अनअवेलेबल हो जाएंगे, वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो गूगल, एओएल, याहू ये आपका काम करना बंद कर देगा। ये होता है ट्रोजन। नेक्स्ट आता है बैकडोर्स। बैकडोर्स बेसिकली ट्रोजन या वर्म्स की तरह ही है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है, ये एक बैकडोर खोल देते हैं आपके कंप्यूटर में, जिससे आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो हैकर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है एक्सेस करना। ठीक है। और वहां से फिर वो दूसरे मैलवेयर या स्पैम या फिर वायरस आपके कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूट किट। रूट किट कैसा होगा, जैसे कि कोई चोर आपके गराज में छुपा हुआ है, बिल्कुल वैसा होगा रूट किट। तो यहाँ पर क्या होता है, वो जैसे चोर आपके गराज में छुपा हुआ है तो वो कब काम करेगा, जब आप घर से बाहर चले जाएंगे तब काम करेगा। तो बिल्कुल वैसा ही है। इसीलिए ये जो मैलवेयर है इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और क्योंकि डिटेक्ट करना मुश्किल है तो इसको रिमूव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इस केस में क्या होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं कि अपने हार्ड ड्राइव को ही पूरा वाइप कर दो और री इंस्टॉल करो दोबारा से सब कुछ, तभी इसको रिमूव किया जा सकता है। अदरवाइज इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये नजर में नहीं आता। नेक्स्ट इज की लॉगर्स। की लॉगर्स में क्या होता है, आप जो भी टाइप करोगे अपने पीसी में, चाहे आप लॉगिन नेम्स है, पासवर्ड है, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी है, वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा।
ठीक है। और कई बार ये जो की लॉगर्स है ये कॉर्पोरेशन द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, या जनरली पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं इसका, ताकि आप उनको ये पता चल सके कि भाई हमारा बच्चा या फिर वो जो उस कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज हैं वो क्या यूज कर रहे हैं उस लैपटॉप पे या कंप्यूटर। नेक्स्ट आता है रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। अब ये ऐसा है जो यूजर्स को मिसलीड करता है या डिसीव करता है। जनरली ये दिखाता है कि एक अच्छा प्रोग्राम है और ये जो बाकी के मैलवेयर इन्फेक्शन इनको रिमूव कर देगा, बट ये खुद ही एक मैलवेयर होता है। जैसे आप इसको जैसे आप अपने जो अगर आप इसको यूज कर लेते हैं तो जो आपका रियल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो उसको ही टर्न ऑफ कर देगा, एंड उसकी वजह से फिर ये मैलवेयर की तरह एक्ट करेगा, बाकी मैलवेयर भी आपके कंप्यूटर पे अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रैंसमवेयर। जनरली रैंसमवेयर कैसे काम करता है, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जाएगा यू हैव बीन लॉग्ड आउट ऑफ योर कंप्यूटर अंटिल यू पे फॉर योर अंटिल यू पे फॉर दिस डेटा। तो उसमें क्या होगा, रैंसमवेयर जब भी आएगा तो आपका कंप्यूटर स्क्रीन लॉक हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक वार्निंग दिखेगी, यू हैव बीन लॉग्ड आउट ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है। और ये तब तक होता है जब तक आप उस साइबर क्राइम के लिए पे नहीं कर देते। जैसा मैंने बताया था, रैंसम मतलब फिरौती की रकम। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से फिरौती की रकम देनी पड़ती है, तभी आपका सिस्टम अनलॉक हो सकता है। अगर आप पे नहीं करते तो वो लॉक नहीं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट आता है ब्राउजर हाईजैकर। ब्राउजर हाईजैकर जैसा नाम से समझ में आ रहा है, आपकी ब्राउजिंग को वो हाईजैक कर सकता है। बेसिकली इसमें क्या होगा, आपका जो होम पेज है वो चेंज हो जाएगा, जो आपका चोजन होम पेज था, और एक पर्टिकुलर होम पेज होगा जिसपे आपको बार बार रीडायरेक्ट किया जाता है। इस केस में हो सकता है ब्राउजर हाईजैकर हो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप। ये इसलिए डेंजरस होता है क्योंकि आपकी नॉर्मल सर्च एक्टिविटी को बार बार रीडायरेक्ट करेगा किसी पर्टिकुलर पेज पे। ठीक है। कि मतलब इस ब्राउजर में जब भी मैं सर्च करूंगी तो मुझे कुछ पर्टिकुलर पेजेस ही दिखेंगे, और उस वेब सर्फिंग जो मैं वेब सर्फिंग कर रही हूँ उन पेजेस को बार बार खोल रही हूँ, उसके थ्रू ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। अगर हम इसी को बार बार यूज करते और मेलवेयर रिमूव नहीं करते तो इनके पास हमारी सारी सर्फिंग इंटरेस्ट, हमारा क्या क्या हम सर्फ कर रहे हैं, किस टाइप के हम चीजें ढूंढ रहे हैं, वो सब इनके पास चला जाता है। अब सवाल उठता है कि मेलवेयर स्प्रेड कैसे हो। तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमेशा नए नए इनोवेटिव रिसोर्सेज ढूंढते हैं ताकि मैलवेयर को आपके कंप्यूटर में घुसाया जा सके। ठीक है। सबसे कॉमन होता है ईमेल। हमने देखा है कई बार हमें कुछ ईमेल आते हैं जिनके अटैचमेंट्स में ही आपको वायरस या किसी तरीके का मैलवेयर दिखेगा। दूसरा होता है इंटरनेट। जब आप कुछ वेब पेजेस सर्फ कर रहे होते हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको एक्चुअली जैसे लिखा होता है ना कि प्राइवेट एक्टिविटी, दिस इज नॉट सेफ, इस तरीके की चीजें लिखी आती है, तो कई बार उसमें इंटरनेट एक्सेस में ही आपका मैलवेयर या वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाता है। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। जो मैलवेयर्स होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू घूमते रहते हैं, इतना तो आपको पता है। और देखते हैं कि कहाँ पे आउटडेटेड सॉफ्टवेयर है, जहां पे भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर होगा उसमें जाके वो अटैच हो जाएंगे, और जैसे ही आप अपने कंप्यूटर पे उसको यूज करोगे तो आपके कंप्यूटर में मैलवेयर आ जाएगा। देन लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू। लोकल एरिया नेटवर्क एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ लोकल कंप्यूटर्स हैं जो कनेक्टेड होंगे और एक प्राइवेट नेटवर्क शेयर कर रहे होंगे। तो अगर उसमें से एक भी कंप्यूटर अगर इन्फेक्ट हो जाता है मैलवेयर से तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्टेंट मैसेजिंग या पीयर टू पीयर फाइल शेयरिंग सिस्टम। अगर एक कोई भी एक इनमें से एक्टिविटीज करते वक्त कोई भी एक क्लाइंट एक एक्टिविटी करते वक्त अगर उसमें मैलवेयर आ जाता है तो बाकी सब में भी वो मैलवेयर स्प्रेड हो जाएगा। सोशल नेटवर्क्स। हमें पता है जितने भी पॉपुलर सोशल नेटवर्क्स है उनके थ्रू भी मैलवेयर आसानी से आ सकते हैं। ठीक है। अगर कोई सोशल वेबसाइट अकाउंट में वर्म है, राइट, तो कोई भी अगर उस प्रोफाइल पेज पे जाएगा तो आसानी से वर्म उसके सिस्टम में आ सकता है। देन पॉपअप्स आपको बार बार दिखते होंगे ना कि ये पॉपअप है, अनेबल पॉपअप, तो ये बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत इजी तरीका होता है मैलवेयर को स्प्रेड करने का, थ्रू पॉपअप्स। देन कंप्यूटर स्टोरेज मीडिया। मैलवेयर आपका इजीली स्प्रेड हो सकता है अगर आप अपना जैसे यूएसबी ड्राइव स्टोरेज मीडिया, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ये सब किसी को देते हैं, अगर उसमें आ गया है तो आपके लैपटॉप में डालते ही आपके लैपटॉप में भी आ जाएगा। मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल मैलवेयर में तो बहुत ही कॉमन होता है ना। तो अगर आपके सॉफ्टवेयर या टैबलेट्स में आ गया है तो आप देख सकते हैं वहां से डायरेक्टली आपके लैपटॉप में भी आ सकता है, और वहां से वो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी आसानी से फैल सकता है मैलवेयर। देन अभी रीसेंट मैलवेयर अटैक की अगर बात करते हैं, ये एक्चुअली रीसेंट नहीं है, रीसेंट आपका था रैंसमवेयर जो यूएस के पाइपलाइंस पे हुआ था। ठीक है, हमने पढ़ा था कोलोनियल पाइपलाइंस। अब 2017 में एक अटैक हुआ था मैलवेयर का जिसका नाम था WannaCry। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको कवर कर लेते हैं। तो इसके थ्रू ग्लोबल रैंसमवेयर अटैक था,
इसमें मोर देन 2,30,000 कंप्यूटर्स को ओवर 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अटैक किया गया था, जिसमें टोटल आप देखोगे बिटकॉइन में पेमेंट करनी थी और 28 लैंग्वेजेस में इन्वॉल्व थे। तो 2,30,000 कंप्यूटर्स 150 कंट्रीज, ओवर 150 कंट्रीज। ठीक है। अब WannaCry क्या है? ये एक एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर है या क्रिप्टो लॉकर कह सकते हैं आप। इसमें क्या होगा, आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सॉफ्टवेयर को ये अटैक करेगा और उसके बाद आपसे उससे पैसे मांगेगा। तो कुछ स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से जो हैकर्स थे उन्होंने बिजनेस इंस्टीट्यूशन से करीब $209 मिलियन से भी ज्यादा रैंसमवेयर पेमेंट लिया था फर्स्ट 3 मंथ्स में ही। राइट। और एक साल बाद अगर आप देखेंगे तो करीब $1 बिलियन का उनको रैंसम मिला था। फिर आता है शैडो ब्रोकर्स। शैडो ब्रोकर्स क्या है? जो हैकर्स हैं, इन अटैक्स के पीछे जो हैकर्स होते हैं जो ये साइबर क्राइम्स कर रहे हैं वो खुद को शैडो ब्रोकर्स कहते हैं। सीवियरली अफेक्टेड कौन कौन थे इससे? एनएसएच यानी कि ब्रिटेन का नेशनल हेल्थ सर्विस, स्पेन का टेलीफोनिका, फेडेक्स यूएसए, हमें पता है फेडेक्स के बारे में, देन यूसेज वन, एंड बहुत सारे कार मेकर्स जैसे रेनॉ, निसान, ये सब ने अपनी प्रोडक्शन रोक दी थी फ्रांस और इंग्लैंड में बिकॉज ऑफ दिस मैलवेयर। देन रशियन इंटीरियर मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो उसमें करीब 1,000 कंप्यूटर्स थे जिन पे ये रिपोर्ट किया गया था। अफेक्टेड एरियाज इंडिया में देखें तो आंध्र प्रदेश, केरला और कुछ फार्मा कंपनीज, करीब 48,000 अटेम्प्ट्स थे रैंसमवेयर के इंडिया के अंदर। 60% इसके अटेम्प्ट्स आप देखोगे तो बेसिकली कुछ एंटरप्राइजेस में थे, 40% इंडिविजुअल कस्टमर्स पे थे, और जैसे आप एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है क्विक हील टेक्नोलॉजीज, तो उसमें 40% उस टाइप के इंडिविजुअल कस्टमर्स पे 40% टारगेट था। ना तो क्वेश्चन इज ये कंप्यूटर में करता क्या है? रैंसमवेयर बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था आपके डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा, मतलब उसको कोडेड लैंग्वेज में बना देगा। जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आपको वो एनक्रिप्शन की नहीं देगा, और जब तक वो एन्क्रिप्शन की नहीं देगा तब तक आपका डेटा डिक्रिप्ट नहीं होगा, यानी कि उसको आप सिंपल अपने डेटा फॉर्म में नहीं देख सकते। एक दूसरे टाइप का रैंसमवेयर है जिसको कहा जाता है लॉकर रैंसमवेयर, जो आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर कर देगा। ठीक है, एक तो वो होता है जिसमें आप अपना डेटा नहीं देख सकते, आपके डेटा पे ही कोड लग गया है। दूसरा होता है कि आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर कर देगा, आप अपना डेस्कटॉप या कोई भी ऐप फाइल कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। देन क्रिप्टो लॉकर, जैसे वानाक्राई है, ये एक क्रिप्टो लॉकर है। ये एक टाइप का मैलवेयर है। जब ये हो सिस्टम में आता है तो आपके जो विक्टिम है उसके हार्ड ड्राइव को पूरा स्कैन कर देगा, स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन को देखेगा और उन्हीं को एनक्रिप्ट करेगा। तो वो है क्रिप्टो लॉकर। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला जो रैंसमवेयर है वो बेसिकली एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर है। एनक्रिप्टिंग रैंसमवेयर का मतलब कि वो डेटा को एनक्रिप्ट कर देगा। दूसरा है लॉकर रैंसमवेयर, जो आपके डेस्कटॉप से आपको बाहर निकाल देगा। तीसरा है क्रिप्टो लॉकर, जिसके अंदर स्पेसिफिक फाइल्स ही होंगे जिनको एनक्रिप्ट किया जाएगा। तो ये स्प्रेड कैसे होगा? हमें पता है WannaCry क्या करता है, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है इन्फेक्टेड कंप्यूटर पे। और ये फाइल्स पे पहुंचेगा कैसे या कंप्यूटर पे पहुंचेगा कैसे? ईमेल अटैचमेंट के थ्रू। अगर लैन में कुछ कंप्यूटर है तो उनके थ्रू फैल सकता है, हार्ड डिस्क के थ्रू एनक्रिप्ट कर सकता है, ये हार्ड डिस्क को पूरा एनक्रिप्ट कर सकता है। और ऊपर से ये ना जो सर्वर मैसेज ब्लॉक है विंडोज सिस्टम का, उसकी वल्नेबिलिटी का फायदा उठाता है। इसको कहते हैं इटर्नल ब्लू। इसके थ्रू ये फैलता है। तो आप इससे कैसे बच सकते हो रैंसमवेयर से? रेगुलर डेटा बैकअप आप करते रहिए कि अगर रैंसमवेयर हो भी जाता है, आ भी जाता है, अटैक भी कर देता है, तो हमारे पास पहले से डेटा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट। प्रिवेंशन कर सकते हैं। अब मेलवेयर का इन्फिल्ट्रेशन हटाने के लिए आप कैसे कर सकते हैं? कुछ फाइल एक्सटेंशन रख सकते हो जैसे .exe या .zip, इस तरीके की फाइल से बच सकता है। ईमेल्स जो सस्पिशियस लगे आपको, उनको पहले ही फिल्टर कर दो, उनको आने ही मत, उनको ओपन ही मत करो। राइट। देन यूजर अवेयरनेस, सबसे पहले तो हमें इसके बारे में अवेयर होने की जरूरत है। अगर कुछ भी अननोन अटैचमेंट्स हैं तो उनको खोलना ही नहीं है। मेलवेयर जनरली क्या करता है, कुछ इस तरीके के अटैचमेंट्स भेजेगा जो आपको लगेगा कि भाई ये बहुत प्रोफेशनल लेवल पे है, कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड हम उसको ओपन करते हैं और हम फंस जाते हैं। देन आईपीएस में यानी कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर में रूल्स हैं जो अलाउ करते हैं कि ये जो फाइल्स हैं इनको ये अलाउ, मतलब ये खुलने ही नहीं देते इन फाइल को, इनको अलाउ ही नहीं करते। तो जितनी भी फाइल्स होती है .exe के साथ लोकल डेटा ऐप फोल्डर में या ऐप डेटा में, उनको ये ओपन ही नहीं करने देते। ठीक है। तो आप अपने इंट्रूजन प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर में रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, उससे भी बच सकते हैं। रेगुलर आप अपडेट्स करते रहिए, रेगुलर पैच देखिए। ये देखिए कि आपके, देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम में किसी तरीके की लीक या अवेलेबिलिटी नहीं हो सॉफ्टवेयर में, तो आप सॉफ्टवेयर को रेगुलर अपडेट करते रहिए। राइट। जो एंटी मैलवेयर या फायरवॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, हमने पढ़ा एंटीवायरस, तो एंटी मैलवेयर फायरवॉल सॉफ्टवेयर हैं
फायरवॉल सॉफ्टवेयर, उनको इंस्टॉल कीजिए, रन कीजिए, ठीक है, तो वो अलग अलग टाइप के मैलवेयर वैसे हटा देते हैं। देन अलग अलग टाइप के एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हो, फायरवॉल आप इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका जो भी डेटा आ रहा है या एग्जिस्टिंग डेटा है वो बार बार स्कैन होता रहे। आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अप टू डेट रखिए, ताकि अटैकर्स इस पर अटैक नहीं कर सके। देन जितनी भी डाउनलोड करते हैं फाइल्स या प्रोग्राम्स या अटैचमेंट्स, उसके लिए बिल्कुल विजिलेंट रहिए, ठीक है, कॉशियस रहिए कि आप किसी अनफेमिलियर सोर्स पे या किसी भी स्ट्रेंज सोर्स से डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसमें मैलवेयर हो सकता है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेट्स जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। तो फर्स्ट हाफ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, सेकंड हाफ हम जल्दी से देख लेते हैं मैलवेयर टाइप से। तो हमने पढ़ा मैलवेयर में वायरस, वर्म, ट्रोजन, रैंसमवेयर, ये सारी चीजें हैं। WannaCry के बारे में हमने पढ़ा। मैलवेयर एक्चुअली मिलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, राइट। बाद में उसका नाम मैलवेयर रखा गया था, पहले उसको क्या कहा जाता था, पहले उसे वायरस के नाम से ही जाना जाता था। देन इसकी शुरुआत ही की गई थी एज अ प्रैंक, बाद में यूज होने लग गया। अब साइबर क्राइम्स में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। मैलवेयर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनको अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज किया जा सकता है, पैसे के लिए, आप उसके अलावा डेटा के लिए, देन डेटा खराब करने के लिए, किसी भी चीज के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एडवेयर है जो एड्स दिखाता है, स्पाईवेयर है वो देखता है कि आप अपने इंटरनेट पे किस तरीके की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसको ट्रैक करता है। वायरस है, देन स्पैम इज देयर, वर्म, ट्रोजन, बैकडोर, रूटकिट, की लॉगर, रोग सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, रैंसमवेयर, ब्राउजर हाईजैकर, ये सारे हमने पढ़े। स्प्रेड कैसे होता है, ईमेल्स के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू, लैन के थ्रू, देन सोशल नेटवर्क के थ्रू, पॉपअप्स के थ्रू, हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी, सीडी, इन सब के थ्रू, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू। जो सबसे बड़ा अटैक हुआ था वो था WannaCry, जिसमें 2,30,000 कंप्यूटर्स को इन 150 कंट्रीज इन्फेक्ट कर दिया गया था और बहुत सारा रैंसम मांगा गया था, जिसमें एक साल में आप कह सकते हैं एक तरीके से रैंसमवेयर बिजनेस $1 बिलियन का बन गया था। और ये जो लोग साइबर क्राइम्स करते हैं ये खुद को शैडो ब्रोकर्स कहते हैं, इनसे ये एरियाज अफेक्ट हुए थे। देन आप देखेंगे इंडिया में आंध्र प्रदेश, केरला, कुछ फार्मा कंपनीज, ये सब पे रैंसमवेयर अटैक हुआ था। देन कंप्यूटर में होता क्या है, इंक्रिप्टिंग रैंसमवेयर हो सकता है जो आपके डेटा को इंक्रिप्ट कर दे। देन सेकंड वुड बी लॉकर रैंसमवेयर, जो आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बाहर कर दे। तीसरा क्रिप्टो लॉकर, जो आपके स्पेसिफिक डेटा को एन्क्रिप्ट करे। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, रेगुलर बैकअप कर सकते हो, .exe .zip में फाइल्स रख सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो, देन रेगुलर अपडेट्स कर सकते हो, एंटी मैलवेयर फायरवॉल सॉफ्टवेयर वगैरह आप डाल सकते हो, जिससे ये मैलवेयर बार बार स्कैन होकर रिमूव होते रहेंगे। अपने सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रख सकते हो। एंड यू कैन बी विजिलेंट कि जब भी फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर रहे हैं आप, तो ऐसे किसी अनफेमिलियर साइट या स्ट्रेंज सोर्स से ना करें, क्योंकि उसमें मैलवेयर हो सकता है। तो इसी के साथ आज का हम लेक्चर खत्म करते हैं, एंड इसी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है देन डू लाइक एंड शेयर इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे।